श्रीनगर के कई अखबारों में एक वार्निंग इशू हुई, विच वॉज फ्रॉम हिजबुल मुजाहिदीन. इट सेड कश्मीरी पंडिट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूरेस अगेंस्ट मुस्लिम्स शुड लीव द वैली विद इन 2 days. लेकिन ऐसा एक रात में नहीं हुआ. बात शुरू होती है 1987 के असेंबली इलेक्शंस से, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक तरफ थी एंड ऑन द अदर हैंड द अदर पार्टी वाज MUF, यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट. ये वो लोग थे दोज हु weren't too happy with the government in कश्मीर. और 1987 के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में ऐसा लग रहा था दैट मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट कुड एक्चुअली विन एंड मे बी दे कुड हैव. लेकिन पहला प्लॉट ट्विस्ट तब हुआ जब इलेक्शन के रिजल्ट आए. फारूक अब्दुल्ला लेड कांग्रेस एंड NC अलायंस वन, while Muslim United Front just got 4 seats. Farooq Abdullah, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance. दूसरा प्लॉट ट्विस्ट तब हुआ जब पता चला ये पूरा इलेक्शन स्कैम था. सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डिड एवरीथिंग रॉन्ग टू विन दिस इलेक्शन. और उस समय के गवर्नर जगमोहन को ऊपर से ऑर्डर्स थे टू स्टे क्वाइट अबाउट ऑल ऑफ दिस. तीसरा प्लॉट ट्विस्ट तब हुआ जब द लीडर्स ऑफ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट कंप्लीटली लॉस्ट देयर फेथ इन द इंडियन गवर्नमेंट, दैट दे डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इन देयर ओन हैंड्स. This is where it all started. This discontent gave birth to resentment, और 6 लाख कश्मीरी पंडित्स had to pay the price for it. सैयद सलाउद्दीन जो एक कैंडिडेट थे, वो आगे जाकर हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर बने, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. या फिर यासीन मलिक जो उस कैंपेन में उनके कैंपेन मैनेजर थे. You said you were involved. You said you were. Yeah, we were involved, but there is confrontation with the security forces. They were having a guns in their hand. He is in Tihar jail because of his attack on 40 Air Force soldiers. खैर, 1989 में वापस आते हैं. Muslim United Front is now pissed. Congress and NC was in power, led by Farooq Abdullah, and because of the resentment that the Muslim United Front felt towards the Indian government, Kashmiri militants were on the rise. एंड अभी कश्मीरी पंडिट्स टारगेट बनना शुरू हो चुके थे, लेकिन बात उतनी बड़ी नहीं हुई थी. एंड पाकिस्तान वाज वेल बीइंग पाकिस्तान. देयर लीडर्स लाइक बेनजीर भुट्टो वर सेइंग थिंग्स लाइक दिस ऑन द नेशनल टेलीविजन. अगर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं, तो आप कोई सुपर वुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम के साथ मुकाबला करके अपना हक लाने. That was only promoting jihad and pushing their own agenda. 14 सितंबर को पंडित तीकालाल जो कि एक लॉयर थे, वो हाई कोर्ट जा रहे थे. तभी 3 people attacked him and shot him dead in cold blood. और उसी महीने एक जज नीलकंठ गंजू was also shot dead. He was targeted by the JKLF, that is Jammu Kashmir Liberation Front. He was probably targeted because he had given death punishment to Maqbool Bhatt in 1984, who was one of the founding members of JKLF. बात बढ़ती ही चली जा रही थी. तभी 1989 में VP Singh came to power in central government. He appointed Jagmohan as the governor. Yes, the same Jagmohan who was the governor during 1987 elections, who kept quiet about the election rigging. Now he was the kind of governor who would do anything the central government would say. And maybe that's why he was appointed. और VP Singh का ये फैसला जम्मू कश्मीर के CM फारूक अब्दुल्ला को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया. बस 1990 चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है. गवर्नर रूल लग गया है. इन शॉर्ट, देयर वाज नो सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्लेस. देयर वाज अ पावर वैक्यूम. जगमोहन, हु वाज द न्यू गवर्नर, hadn't reached जम्मू yet. उस वक्त जो कश्मीर में शांति थी, that was the silence which is there before a storm. A lot of newspapers in Srinagar had published warnings for Kashmiri Pandits to leave. कश्मीर की दीवारों पे पोस्टर्स लग गए थे. लोग अपना चेहरा छुपाकर बंदूकें लाकर दूसरों को फोर्स कर रहे थे अपनी घड़ियों का टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे रीसेट करने के लिए. Shops, offices, buildings were all colored green as a sign of Islamist rule. Radical Islamist terrorist groups had taken up arms which were funded by the Pakistan's intelligence agency ISI. Now these people were on a killing spree,
And the killings were so brutal that even these militants had lost count of the bodies. यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा, 20 ही मारे। हर सड़क, हर गली, हर चौराहे पे कश्मीरी मिलिटेंट्स दिखाई दे रहे थे. The fate of 6 lakh Kashmiri Pandits was now hanging in balance. Then one night changed the fate of these 6 lakh Kashmiri Pandits forever. तुम्हें लगता है कि वापस जाओगी तुम कभी वहाँ पे? हाँ। मन करता है वापस जाने का? हाँ। क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं कि वापस जा पाओगी वहाँ पे? नहीं। क्या कहते हैं, कभी नहीं जाएंगे वहाँ? It was the night of 19th January 1990. अब 19 जनवरी को ऐसा बहुत कुछ हुआ जो पहली बार हुआ था. It was a dark night. Electricity was cut out. Mosques were broadcasting divisive messages. The idea was simple. The majority Muslim population of the area wanted the Kashmiri Hindus to leave their homeland for good. Some accounts of Kashmiri Pandits describe slogans like Musalman Jago, Kafiro Bhago, and then Islam हमारा मकसद है, कुरान हमारा दस्तूर है, जिहाद हमारा रास्ता है, which is heartbreaking. पूरी वैली में the Kashmiri Pandits were scared. हर गली, हर चौराहे पे ऐसे स्लोगन सुनने को मिल रहे थे. And that is genuinely very scary. Militants with guns in their hands were walking down the streets. Pandits had no option but to leave. Girja Tikku, एक teacher थी. She was kidnapped and then gang raped. And when the gunmen feared that she'd tell on them, they cut her body into pieces with a chainsaw. दूरदर्शन के डायरेक्टर लासा कौल को उनके घर के बाहर मार दिया गया था. अवतार कृष्ण कौल, प्रोफेसर नीलकंठ, बबली रैना, केएल गंजू, प्राणा गंजू, सर्वानंद कौल और हजारों लोग. कोई भी वीडियो इन कश्मीरी पंडितों की डेथ या ट्रॉमा को एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाएगी. Kashmiri Pandits weren't even allowed to take what was rightfully theirs. 2 जोड़ी कपड़े, कुछ सामान लेकर ही जा पाए. वो ना तो अपने घर बेच पाए, ना ही दुकान है. Everything was captured by those radical Islamist militants. और पंडितों से captured property was shown as Muslim endowment in revenue records. जो कश्मीरी पंडित रिफ्यूजी कैंप पहुंच गए, वो थोड़ा खुशकिस्मत भी थे, क्योंकि कुछ को तो रास्ते में ही मार दिया गया था. और जो बच भी गए, it was the hunger. The problems in those camps brought them close to death. Overnight, children had lost their mothers, sisters lost their brothers, and it became a valley of widows and orphans. Mandirs, shrines, crematoriums, all of them were destroyed. It was a genocide in its truest sense. कश्मीरी militants और ISI ने जो चाहा था, वो हो चुका था. The ethnic cleansing of Kashmir Valley was complete. और इन सब के बाद जो कश्मीरी पंडित बच गए, उनके पास कुछ नहीं बचा. इस बात को 30 साल हो चुके हैं. Currently, Kashmir is the most militarized region on the planet. Yes, more than Syria, Afghanistan, Iran, or any other war-torn country. Over 6 lakh Kashmiri Pandits are still trying to find their place in a world which had uprooted them in one night. Over 6 lakh Kashmiri Pandits just want to go home, which probably doesn't even exist now. In every country's history, there are black chapters which nobody wants to talk about. This is one such chapter of our country. This is a story of 6 lakh people who had to leave their homes overnight, or they would have been killed. This is the story of 6 lakh Kashmiri Pandits who never returned home.